हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पॉलिटी आप लोगों को एनसीईआरटी से करा रही हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 4 था आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। सो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष से समाप्त किया गया है? इन्हें समाप्त किया गया था वर्ष 1956 में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? क्विक जल्दी से आंसर कीजिएगा कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि जो देशी रियासतें थीं उनके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया, या उन्होंने उस समय इनकार कर दिया था, या उन्होंने देरी की थी? तो वो था जूनागढ़, हैदराबाद और जेएनके था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि जो भारत की देशी रियासतें थी उनके विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। आंसर हो जाएगा आपका 5 का बी। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और उसे अभी समाप्त कर दिया है? वो है आपका जेएनके, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 20 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, ठीक है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया था? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों और संघ यूनियन टेरिटरीज थे उनका गठन किया था? 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का यहाँ पर गठन किया था, ऑप्शन ए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है, पावर, किसमें अंतर्निहित है? संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति भारत के संविधान के अंतर्गत किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार जो दिया गया है वो है आपका अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69वां संविधान संशोधन था जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था दिल्ली को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का डी। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। तो यहाँ पर सूची 1 राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में अस्तित्व में आने का वर्ष दिया गया है। सो यहाँ पर अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड 2000 में आपका बना था। एलिमिनेट हो रहा है क्या ऑप्शंस आपका? झारखंड बी का फर्स्ट 2 जगह आ रहा है, आपका सी कट गया है और डी कट गया, ए और बी में से एक होगा।
अब तेलंगाना बना है 2014 में, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। एलिमिनेट हो रहे थे ऑप्शन। तो ऐसे अगर आपको 2 के नहीं पता है और 2 के पता है तो उससे भी आप यहाँ पर एलिमिनेट ऑप्शंस को कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात करते हैं नागालैंड, तो नागालैंड 1963 में आया, सिक्किम आपका 1975 में अस्तित्व में आया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कैसे हम एक नए राज्य का सृजन कर सकते हैं, उसके लिए विधेयक के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही हम नए राज्य का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। विशेष बहुमत की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो वो आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम था। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये किस किस राज्यों से, किन किन राज्यों से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। और फटाफट से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 19, और करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे जो विशेष राज्यों का दर्जा देने, जैसे असम को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975-76, अरुणाचल 1986 to 87, नागालैंड 1969 है, मणिपुर 1972 है, त्रिपुरा 1972 है, मिजोरम 1986 to 87 है। ठीक है। भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश, आपने याद रखना है। और राज्य, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो भाई, हमारा जो अनुच्छेद 1 है वहां पर कहा गया है कि संघ के क्षेत्र का नाम भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, इसकी बात की गई है। और वहीं अगर मैं बात कहूँ नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना का संसद का अधिकार अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए गए हैं जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक और अनुवर्तीय मामलों में संशोधन किया जा सके। तो ये था आप लोगों का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, तो ये कावेरी वाला बता दिया है आप लोगों को, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर है 20, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना जो है आवश्यक है? तो पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक होता है उसको संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? राष्ट्रपति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी, आपका एस के धर थे। कौन थे? एस के धर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना था? तो ये 1975 में। कौन से संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे जो है एक राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। अच्छा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक फजल अली आयोग भी बना था, तो उसका गठन कब हुआ है ये आपसे पूछा जाता है। फजल अली आयोग 1953 में इसका गठन हुआ था। कौन सा था? फजल अली आयोग। किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। ये कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित हुए थे? धर आयोग ही था यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। कौन सा हो जाएगा? धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन? बना था 1975 में, लेकिन संविधान संशोधन आपसे पूछा है इसलिए अभी बताया भी था, और सही आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया। आगे है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है कब समाप्त कर दिया गया? और इसका दर्जा जो है अगर हम बात करते हैं तो ये तो उस दिन 31 अक्टूबर 2019 को तो क्या होता है,
इनका विभाजन हो जाता है, JNK का लद्दाख और JNK में, ठीक है। विभाजन आएगा तो 31 अक्टूबर 2019 लगाएंगे। दर्जा कब समाप्त किया पूछेगा तो 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को दर्जा जो है विशेष राज्य का दर्जा इसका समाप्त होता है और 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन हो जाता है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है कब? 1956 में भाषाई आधार पर होता है और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में हमारा था आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही होगा। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे बोला गया है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं और केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी होते हैं। सो यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। वर्ष 1956 में के संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था। सो 28 का 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। सो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद हैं जहां पर यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है? सो सही आंसर होगा अनुच्छेद 239 to 241। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? सो अनुच्छेद 1 के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? एक कथन जो गलत है वो देखिए, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग के द्वारा गोवा से पृथक किया गया है और इसे फिर जो दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली ने 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया है। दादरा नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन बी। दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, बिल्कुल सही। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है। हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर JNK आपका, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली आता है, फिर आपका दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली आ जाता है, फिर आपका लक्षद्वीप आ जाता है और इधर आपका पुडुचेरी आ जाता है और अंडमान निकोबार आइसलैंड आपका आता है। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? खुद का हाई कोर्ट है, किसका है? सो करेक्ट आंसर होगा भाई 34 का ऑप्शन बी, दिल्ली का। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऐसा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन का वर्ष जो है सुमेलित नहीं है? तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिएगा, कमेंट करके ये बताइए कि हमारा जो चंडीगढ़ है इसका गठन कब हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पर जो 36 है वो कट रखा है, इसलिए आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? तो वो है आपका दिल्ली, यहाँ पर आंसर होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1963 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है? तो आपके दे भी रखें, 3 ऐसे हमारे यूनियन टेरिटरीज है जिसमें आपका दिल्ली आता है, पुडुचेरी आता है, JNK आता है, जहां पर विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। JNK और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता, यूनिटी को यहाँ पर शो करते हैं, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, राज्य और उनके गठन के वर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सो देखिएगा, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये 1956 में गठित हुआ था। हिमाचल प्रदेश आपको बताया था। एचपी की बात करते हैं 1971 हो जाएगा, और हरियाणा की बात करते हैं 1966 हो जाएगा। सिक्किम है आपका 1975। सो इस प्रकार जो कूट सही है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस संघ और राज्य क्षेत्र और संघ से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो है नागरिकता से। किससे है? नागरिकता से है। तो आइएगा, नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं उनको यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कराने की। तो नागरिकता से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वो आपका है भाग 2, भाग 2 और अनुच्छेद आपका आ जाता है सिटीजनशिप 5 से 11 में। किस में आता है? 5 से 11 जो है आपका अनुच्छेद, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के जो प्रावधान है वो किस वर्ष यहाँ पर लागू किए गए हैं। जल्दी से बताइएगा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ पर है। एक आंसर दीजिए फटाफट से। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखो, नागरिकता, भारतीय नागरिकता के लिए 5 नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। या वो जन्म से भारतीय हो, वंशाधिकार के द्वारा प्राप्त कर सकता है नागरिकता, वो पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है, और भूमि के अर्जन के द्वारा वो आपकी क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप देखो, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सिंगल सिटीजनशिप या ड्यूअल, या एकल, या फिर आपका एकहरी या दोहरी। तो इंडिया करता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त प्रदान करता है। और जो यूएसए है ना, यूएसए में दोहरी नागरिकता प्राप्त है, ड्यूअल का सिद्धांत वहाँ पर ही आपके एग्जाम में आता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, आपने CAA यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को प्राप्त भारत की नागरिकता प्रदान करने का यहाँ पर प्रावधान था CAA में। तो इसे कहते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। इसमें आपके जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई हैं, इन नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है ना, इसका हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। एक समिति थी जिसने जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित थी? तो उसने सुझाव दिया था दोहरी नागरिकता का। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 5 से 11 तक जो है यहाँ पर नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका भाग 2, भाग 2। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसके लिए जो सक्षम निकाय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, संसद। कौन है? संसद यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अगर हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता जो है निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसमें आपका क्या आता है? जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीयन के द्वारा। अनुरोध करने पर नागरिकता प्राप्त नहीं होती। 5 टाइप से हम प्राप्त कर सकते, जन्म से हम भारतीय हो, वंशाधिकार द्वारा,
पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि के अर्जन के द्वारा जो है हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का बी। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? फीचर्स किसका है? ये संघीय सरकार का है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? यूएसए से है। और भारत में दोहरी नागरिकता को लाने का जो एक तरीके से हम सुझाव दिया था, किस समिति ने दिया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दिया था। ठीक है, आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन सी प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? तो उस टाइम नागरिकता को भी वहां पर क्या किया गया था? लागू किया गया था। सो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नागरिकता भी था, चुनाव संबंधी प्रावधान भी थे और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी थे। ऑप्शन डी। कोल्ड होने के कारण हो सकता है आपको साउंड का प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट है कि किस देश में दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? और हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त? या तो वो खुद ही त्याग दे या किसी दूसरे देश की वो नागरिकता ग्रहण कर ले। परित्याग, पर्यावसान और वंचना के आधार पर। आगे है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2017 को इसे जारी किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? जुलाई 2016 में। आपका आंसर हो जाएगा 11 का ए। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? इस संशोधन के आधार पर आपका आंसर होगा देशीकरण के द्वारा नागरिकता। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस आधार? परित्याग करने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर या सभी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। एक बार जो भी यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको सेशन कैसा लगा। उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और ज़्यादा वर्क करने का मन करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है? ऑप्शन बी 6 बार संशोधन हुआ है और लास्ट टाइम आपका कब हुआ है? 2019 में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? यहाँ पर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट करंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके दोनों ही टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 15 का 31 दिसंबर 2014 को। नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो ये पास होने वाला संशोधन बिल है, आपका आंसर होगा एच 126वां। कौन सा है? 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? 5 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? संवैधानिक है, असंवैधानिक है, परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय? तो ये संवैधानिक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूची ए को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 20 और भारतीय नागरिकता बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है? देखो भाई, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि पंजीकरण हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अंत करने यानी कि वंचित करने पर मूल अधिकार विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 312।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह क्या, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता वो क्या करता है, प्राप्त कर, अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, नागरिकता खो देगा यदि वो खुद परित्याग करता है या फिर आप कोई भी सरकार की आलोचना करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एकदम से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए, या वो किसी अन्य से विवाह कर ले, तो ऐसा भी नहीं है। जब वो वहाँ जा कर के जो है किसी दूसरे देश की, तो यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर होगा वो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। अब 2019 में जो संशोधन हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है 1955। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी या ईसाई समुदाय से संबंध रखते, उसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज है नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी इल्लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी जो कार्रवाई हैं वो बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, ये था ये सेकेंड पॉइंट था। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 5 वर्ष तक सीमित कर दी। और थर्ड पॉइंट था कि जो ये ऊपर यहाँ पर जिनको यहाँ पर बात की गई है कि इनको अब दर्जा दिया जाएगा यहाँ के नागरिक का, तो उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। और इसी अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। 5वां पॉइंट था, यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका जो ओसीआई कार्ड है उसे निरस्त किया जा सकता है। तो ये प्रावधान आपके 2019 में किए गए संशोधन। अब देखो यहाँ पर एक आता है एनआरआई, एक आता है पीआईओ, एक आता है आपका ओसीआई कार्ड धारक। एनआरआई अप्रवासी भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है या वो भारतीय पासपोर्ट धारक है, तो हम उसे कहते हैं एनआरआई, अप्रवासी भारतीय। ये भारतीय नागरिक की अहर्ता यानी कि योग्यता रखते हैं। सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं वो इसे भी प्राप्त होते हैं। इनका वीज़ा नहीं लगता है। मताधिकार यानी कि मतलब कि वोट दे सकते हैं। अब जो पीआईओ होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं या उसका कोई पूर्वज जब भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की हो या जिसका पासपोर्ट धारक हो। ठीक है, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है वो भारतीय नागरिकता के लिए। प्राप्त होने इसको कोई भी जो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एनआरआई को जो है जो सभी इंडियंस को प्राप्त हो रहे थे वही लाभ उसको भी मिल रहे थे, लेकिन जो पीआईओ होता है ना, भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, उसे नहीं मिलता है। वीज़ा की इसको ज़रूरत होती है, मताधिकार ये नहीं दे सकता है। ठीक है, तीसरा आता है ओसीआई, विदेशी भारतीय नागरिक। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या होता हो, पंजीकृत हो, उसे हम बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, ओसीआई। संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्र, मतलब कि वो भारतीय नागरिकता उसे कैसे प्राप्त हो सकती है, तो ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक तब बन सकता है जब संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था या उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अब प्राप्त होने वाले लाभ, तो ओसीआई को जो है ना एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले जो लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए यहाँ पर इसे लाभ प्राप्त होता है। वीज़ा जीवन भर बिना वीज़ा आ सकता है ये।
मताधिकार, इसे मत देने का मतलब कि यहाँ पर जो भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं, PIO और OCI जो होते हैं, इन्हें जो है यहाँ पर मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप याद रखेंगे। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित जो समिति थी जिसने ड्वेल नागरिकता की बात की थी, उसी ने जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा या सिफारिश भी की थी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में आपका प्रावधान है संविधान लागू होने के समय नागरिकता का। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन जो है, संसद को ये अधिकार है कि वो उसमें आपका संशोधन कर सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, कृषि भूमि को वो नहीं खरीद सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये थे आपके नागरिकता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भारत की कैसे भाई मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को। चलेगा, तो हमारा यहाँ पर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। भाग है आपका 3, पार्ट 3, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख किया गया है और इनको हमने ग्रहण किया है कहाँ से? तो याद रखना है, हमने USA के संविधान से इनको लिया है और हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आइएगा यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन के विषय में सत्य है। मौलिक अधिकारों के निलंबन के विषय में क्या सही है? सही आंसर होगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? तो किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित हैं भारत के जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका से हमने इन्हें ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, वाद योग्य है न्यायालय में। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, ऑप्शन ए। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम आप लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले कौन सा जो है निर्णय आया था, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है और सही आंसर हो जाएगा भाई आपका सबसे पहले ए के गोपालन बना मद्रास राज्य। देन उसके बाद आपका आया था गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। सो फर्स्ट, सेकंड और मतलब कि आपका फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका केशवानंद भारतीय बनाम आया था आपका सेकंड, देन उसके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आया था, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संविधान के किस भारत को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अच्छा, क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है।
चलेगा। सो क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीयवाद, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो ये था आपका केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सो याद रखिएगा के.एम. मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, सही है। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति होते नहीं होते? भाई ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, प्रेसिडेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन तो ये हो नहीं सकता है। सो यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। आगे है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की पावर दी गई है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है आपका कि देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर क्या करता है? प्राथमिकता प्रदान करता है। आगे है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपका एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 15 तक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। तो यहाँ पर आता है अनुच्छेद 14, जहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। और जो अनुच्छेद 15 है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 14 जो है ये दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और भारतीयों को भी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी केवल और केवल अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है और ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 16 1 और 2। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 17। अनुच्छेद 17 आपका क्या करता है? ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात या उसका उल्लेख करता है। और आपका जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है उसके अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना क्या है? दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 भी आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये आपका कहता है उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आपका अनुच्छेद 15 16 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15 16 19 29 और 30 आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में इकोनॉमिक इक्वेलिटी, आर्थिक समानता, समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक इक्वेलिटी आपके समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो वही चीज आ गई है और लास्ट टाइम आपके एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आए हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका विधि के समान संरक्षण, जो कि आर्टिकल आपका 14 में है। ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। और वही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 15 में उल्लेख है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, वहाँ पर इनको पहले ही जो है समर्थन की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से? तो आपका मैंने अभी जस्ट बताया है 14, 15, 16, 17, 18। 14, 15, 16, 17, 18। आंसर हो जाएगा 14 से 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 14, 15, 16, 17, 18 में से दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो 15 और 16 है, वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। उच्च न्यायालय का व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट जारी होती है वो कौन सी रिट है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 32 के तहत, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है, उसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन से रिट को जारी कर सकता है? आंसर होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली एग्जाम में यही वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? विधि के समान संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन सी, जो कि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। और यहाँ पर अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा, राज्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? आपने अनुच्छेद 22, जो कि आपका आता है स्वतंत्रता के अधिकार में, 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। सो यहाँ पर बता दूं, जो आपका अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 22। अनुच्छेद 17 आपको बताया था किससे रिलेटेड है? अस्पृश्यता उन्मूलन से है। अनुच्छेद 15 आपको बताया था जो केवल और केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 21 ये भी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जीवन का अधिकार यहाँ पर है। और अनुच्छेद 21 आपका ए जो है, यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और 22 आपको पता चल गया है। और आर्टिकल 19 जो केवल और केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पर आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? पहला है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आपका अनुच्छेद देखो, सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट ए है वहां पर। सेकंड 19 का फर्स्ट बी पार्ट, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का सी, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और फिर आपका 19 का फर्स्ट का जो डी पार्ट है, वहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। 19 का जो फर्स्ट ई है, वहाँ पर भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। और लास्ट छठा है 9 का फर्स्ट का जी पार्ट, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये सारे के सारे 6 अधिकार 19 में हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता का डायरेक्ट रूप से तो प्रावधान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 19 का जो ए है उसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया। इसी के अंतर्गत सूचना के अधिकार का भी उल्लेख किया गया। इस चीज़ का आपको याद है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि बंदी बनाए गए, हो गया आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संवैधानिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। देखो भाई, जितनी चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हूँ पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आपका जो है सही आप लोगों ने आप बताना है। सो यहाँ पर ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। और फिर इसमें कौन सा सही है तो देखेंगे आप, सेकंड, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। भाई ये तो हमारा उद्देशिका में है ना, प्रस्तावना में है, तो ये सही, हमने यूएसए के बिल से ही लिया है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आपके सही हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 आता है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख यहाँ पर किया गया। 24 कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण के विरुद्ध संविधान में क्या किया गया, प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 24 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर 21 का देखो भाई कौन सा कूट सही होगा। मानदेह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध है, ये आपका 23 में है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है आपका 24 में। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और फोर्थ, 21 का सी। किस क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 34 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, आर्टिकल 34, ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनटचेबिलिटी का। सो 23 का सही आंसर हो जाएगा 17। अनुच्छेद 19 केवल और केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बार बार बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। सूची 1 को सूची 2 से लगाना है। अब देखिएगा, उपाधियों का निषेध आपका अनुच्छेद किस में है? 3 में, अनुच्छेद 18 में है, तो 3 हो जाएगा। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में है? तो वो अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। अब देखो भाई, मैं बता देती हूँ आपको, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। 25 से लेकर के 28, 25, 26, 27, 28 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, आपका 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 29 जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में, और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात की गई। सो ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 32 आपको पता है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। हाल ही में परिभाषित किया गया कि निजता का अधिकार है ना, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसे रखा गया है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया था आपका 19 से लेकर 22 तक है, आपका 26 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना। सो 27 का डी, किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर सकते हैं? अनुच्छेद 19, जहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो ए पॉइंट है वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? ये आपका 1921 आता है, जहां पर निजता के अधिकार को भी जोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट के जो का यानी कि ए पार्ट है उसके तहत ही है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आ जाता है भाई आपका आर्टिकल 21A। कौन सा आता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आ जाएगा, जहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन के संरक्षण से संबंधित आपका क्या है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 32। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो अनटचेबिलिटी का हम उन्मूलन जो है निवारण किस किस आधार पर कर सकते हैं? देखो, कानून बनाकर कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति के द्वारा कर सकते हैं, जन जागरण के द्वारा कर, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को, आपको पता है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे और इस मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर के 300 जो अनुच्छेद 300A या क पार्ट है वहाँ पर इसे रखा गया है। अब ये विधिक अधिकार है तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपका संपत्ति का अधिकार ऑप्शन ए। और आर्टिकल 31 तभी मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया, आर्टिकल 31 में ही आपका ये था, तो इसे अभी समाप्त कर दिया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है इसका मतलब? और संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि अनुच्छेद 19 है तो केवल भारतीयों को प्राप्त है। देश के किसी भूभाग, ये भी आपका 19 में है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, तो ये आपके 19 में आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाई केवल भारतीयों को। संवैधानिक निराकरण आपका सभी को प्राप्त है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों या विदेशियों को नहीं दिया गया है? 35 का सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, क्योंकि यह आता है 19 में। तो मौलिक अधिकार में आता है भाई आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? मृत्यु दंड नहीं आता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण है। आंसर हो जाएगा 37 का, ये तो आता है और कानून के समक्ष भी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार आपका 1 एंड 3 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकारों से सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, रिट और अर्थ। 5 प्रकार की आपकी रिट यहाँ पर दी गई है और जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान रखेंगे भाई, आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट और उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपका होता है मना कर देना। लिसन। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो व्यक्ति का स्वतंत्रता है ना, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना हो जाएगा, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना और उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का अर्थ है मंगा लेना। अधिकार परीक्षा होता है किस अधिकार से, और ये हो जाएगा 2। तो 4352 आप 43512 आपका आ रहा है ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनका अर्थ आप जरूर याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर के बना दिया है संपत्ति का अधिकार। 300A में आपका ये क्या कर दिया है, जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है?
अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसे अधिकारियों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वो नहीं आता है। बाकी आपका शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा। आंसर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, किसके द्वारा? भारत के संविधान द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट, तीनों ने ही किया है, इसलिए आंसर होगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपको बताया है बच्चों के शोषण से रिलेटेड है कौन सा अधिकार? ऑप्शन डी 44 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया है? सो क्वेश्चन नंबर 45 का बी हो जाएगा वर्ष 1976 में। क्या हो जाएगा? वर्ष 1976 में। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा भाई, देखो 23 आपको याद रखना है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, यहाँ पर आता है बंधुआ मजदूरी वगैरह, तो ये सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो अनुच्छेद 29 है ना, वहाँ पर आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। स्थापना प्रशासन तो आपका अनुच्छेद 30 में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? सही, गलत है मतलब। संपत्ति का अधिकार के संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों से हटा करके विधिक अधिकार इसे बनाया गया है और 300A में इसे रखा गया है। ऑप्शन बी 44वीं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है इन्हें मूल अधिकार? इसलिए कहा जाता है ये संविधान में उल्लिखित होते हैं, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं और संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। सो 48 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार है, धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन, तो ये गलत। आंसर हो जाएगा आपका ए, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कूट है, ये सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? और ये केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, और आंसर हो जाएगा आपका डी। अनुच्छेद आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस चीज का? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो कि 19 में है और 19 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह? 3 माह के लिए। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट की 4th या डी या घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को नहीं करता, बौद्ध, जैन, सिख इसमें आते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो सभी बच्चे या शिशु हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल 21A 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है और सही आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। आगे है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान किस चीज की मान्यता देता है? तो ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।
57 का सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट का अधिकार प्राप्त है। कौन सा? अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS जो आपका 10% आरक्षण है, वो प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल 15 के जो पार्ट 6 है वहां पर, और 16 का जो पार्ट 6 है वहां पर EWS 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये आप जरूर याद कीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान कहाँ पर है? 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। कौन से मौलिक अधिकार को? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार, ये इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम आपको पता है 1976 में आया था। ठीक है। इसके अलावा भी और क्या याद रखना है आप लोगों ने कि जो आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आप वर्तमान में वैधानिक अधिकार है। ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया। देखो वैसे तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन आपका सूचना का अधिकार जो है विधिक अधिकार है, लेकिन जो एग्जाम में आयोग पूछ रहा है ना, तो आयोग उसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रख रहा है। तो आप दोनों ही चीज़ें फिर याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलेगा। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर आपका नीति निर्देशक तत्वों से रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपका नीति निर्देशक तत्वों से है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है। हाँ बच्चे आप में से बहुत सारे बोलते कि मैम बुक कौन सी है, बुक कौन सी। भाई मैं अब आपको इतनी सारी बुकें कराऊंगी तो क्या आप सारी बुकें परचेज करोगे? आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप पढ़ो ना। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व आपका 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। और भाग कौन सा है आपका? भाग 4, पार्ट 4 में इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी बच्चा मुझे यहाँ पर बता सकता है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो भी मिल जाए। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? ये कथन है केटी शाह का। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। आपको पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, और यहीं पर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। ये गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारों से प्रेरित है, या प्रकार आप बोल सकते हैं हम नीति निर्देशक तत्वों को। और दूसरी चीज़ है कि हमने नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? जल्दी से बताइएगा कि हमने नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। भी पढ़ करके आए हो आप पीछे। सो करेक्ट आंसर होगा समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। समान नागरिक संहिता जो केवल अभी तक कहाँ पर है? गोवा में है, और जल्दी ही जो है वो कहाँ पर? उत्तराखंड में यहाँ पर कोशिश चल रही है। समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आपका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे मौलिक अधिकार वाद योग्य थे, ये सिर्फ राज्य को निर्देश है, राज्य को निर्देश है, और इनके विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो ये वाद योग्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवाद योग्य है, यानी कि हम इसके खिलाफ वहां नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे जो है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? सो ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य के गठन, तो इन सभी को यहाँ पर किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो कहाँ पर कार्य करने के अधिकार को जो है नीति निर्देशक तत्व के अधीन रखा गया है? तो आपका आर्टिकल है 41।
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है यहाँ पर नागरिकों को, और ये निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता देगा। ठीक है, पाने का अधिकार है नागरिक को। आंसर हो जाएगा 41। आर्टिकल 46 आया है, तो एससी और एसटी जो दुर्बल वर्ग है उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कहाँ पर की गई है? आर्टिकल 46 में। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आपको भाग बताया है और इसका सही आंसर होगा भाग 4, ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। कौन सा वाला पार्ट? जल्दी से बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। गांधीवादी विचारधारा या समाजवादी या उदारवादी, कहाँ पर तीनों ही प्रकार मिलते हैं आपके नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में आपका सन्निहित है? और ये आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पीसीएस स्पेशली यहाँ पर यूपी पीसीएस आपका अपर और लोअर दोनों में कई बार पूछा है, और वैसे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद आपका 51 है, 51। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आज के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का 51 में है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 50 आपका सही आंसर होगा। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो कहां पर आपका प्रत्यक्ष प्रभाव है? गोवध पर निषेध है। किस पर है? गोवध पर निषेध है। गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास का यहाँ पर राज्य को निर्देश दिए गए हैं, और ये आर्टिकल है आपका 48। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। किसने कहा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों के हैं संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 12। आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन आपका सही आंसर होगा ए। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन ए। और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ पर की गई है? तो समान वेतन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है आपका आर्टिकल 39 का जो डी पार्ट है, जो घ पार्ट है वहाँ पर। अनुच्छेद 39 का जो 9 है यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पर पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, साथ में बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य को निर्देश दिए गए। आर्टिकल 39 का समुदाय के भौतिक संसाधन जो है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि वो हमारे देश, हमारे राज्य के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच सके, गरीब से गरीब व्यक्ति तक वो जो भौतिक संसाधन है वो उस तक पहुंच सके। ये आपका आर्टिकल 39 के ख में किया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? सो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए, महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये समाजवादी सिद्धांत को यहाँ पर निर्देश, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी मैंने कहा नीति निर्देशक तत्वों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सूचना का अधिकार एक आपका वैसे तो विधिक अधिकार है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आयोग जो है ना आर्टिकल 19 में इसे मानता है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो बाद में किसे जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता जो कि 39 का जो आपका आर्टिकल 39 का पार्ट ए है, इसे बाद में जोड़ा गया।
आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये आपके भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 आया है। तो अनुच्छेद 44 मैंने बताया सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। भारत आपका 40 जो है 40 इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख 40 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 पहले ही बताया है। अनुच्छेद 48 की बात करूंगी तो 48 का आपका पार्ट 48 है जो वो कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करने का यहाँ पर राज्य को निर्देश दिया। 48 आपका जो पार्ट का है ए पार्ट है वहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ये आपके एग्जाम में आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। सो इसका एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य है आपका क्या, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। 20 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, एक सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित कराना है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी। नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है। सो ये आपका है आर्टिकल 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार, हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। जो हमारा पोषण स्तर है, जीवन स्तर है, लोक स्वास्थ्य, वहाँ पर सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर क्या लगाना है, उपभोग पर प्रतिबंध। तो ये तो आपका आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 आपको बता चुकी हूँ। आर्टिकल 37 की बात करते हैं। तो 37 में न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय ना होना नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख किया गया 37। 36 में है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, जो कि आर्टिकल 12 और 36 आपका सेम है। अनुच्छेद 50 पता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो आपने बताना है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। किसे नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में। आंसर हो जाएगा आपका सी, समान नागरिक संहिता। ये आपका आर्टिकल 44 में पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब उद्योगों में प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी। तो आर्टिकल 43 जो है ना, आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का यहाँ पर प्रबंध की बात की गई है। आर्टिकल 43 का जो क पार्ट है वहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में मैनेजमेंट में कर्मकारों का भाग लेने का उल्लेख है। आर्टिकल 43 जो ख है वहाँ पर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर। ये तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही मिलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है। तो कौन सा भाग है जो देश के शासन का अधिकार है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या कोई चीज़ आपकी मिस हुई है।
तो आपका आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम बता दिया। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता जो है आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, इसका उल्लेख किया गया है। 38 का जो पार्ट 2 है वहाँ पर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास की बात की गई है। ठीक है। और आर्टिकल 45 एक रह गया था। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। तो ये थे भी आपके सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व मैंने मोस्टली आपके क्या करे हैं, कवर करने की यहाँ पर पूरी क्या की है भाई, कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन हाँ हमने इनको जो है रशिया के संविधान से ग्रहण किया। मूल कर्तव्य के साथ साथ हमने प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ना, वो भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया के संविधान से ग्रहण किया है। या हम रशिया बोल सकते हैं, पूर्व सोवियत संघ USSR भी आपका बोला जाता है। तो हमने यहाँ से इनको ग्रहण किया है। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था और उसी समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा 1976। 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। फिर आपका एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है 11वां, और 11वां मूल कर्तव्य आपका जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया है। तो ये मूल संविधान में तो नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में कितने हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 11 है। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो पार्ट कौन सा है, पार्ट आपको याद रखना है जो भाग 4, उसमें तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का जो ए पार्ट है वहां पर आपका क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो भाग आपका 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 ए मूल कर्तव्य, भाग 5 में तो नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध कहाँ पर किया गया है, मूल कर्तव्यों में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार भी है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव भी है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये यहाँ पर नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से कौन से कथन सम्मिलित हैं। तो कोट आपने बताना है कौन कौन से शामिल हैं। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना भी है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग, ये तो नहीं है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास भी है, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे बंधुत्व का भाव विकसित करना भी,
अपने माता पिता और गुरु का आदर करना है? नहीं भाई, हमें हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना भी, ऑप्शन सी नहीं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास, ये आपका इसमें नहीं है। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51 क में आता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, क्योंकि यह आपका आर्टिकल 40 में आता है। अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये है। ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है। ये मौलिक अधिकार और इसमें से दोनों में आता है, और छुआछूत मौलिक अधिकार में आता है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? कर्तव्य किसको होंगे? नागरिकों के लिए हैं सभी। ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया है? आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण करा है। तो ये तो हो गए भाई आपके मौलिक कर्तव्य, और चैप्टर 8 आपके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं संविधान के। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य, पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी नागरिकों लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। यह आपका कर्तव्य 5 है। छठा कर्तव्य है हमारी मिश्रित संस्कृति, जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव शामिल हैं। इसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और उसको प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। नवा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। और 11वां है जिसे हमने 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के साथ जोड़ा गया था। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे वीडियो को। साथ में चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।